तो चलिए आप सभी का एक बार फिर हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी के बीच में अगर देखा जाए तो लगातार चैनल के माध्यम से यूपीडीएलएड एडमिशन 2024 के संदर्भ में एक एक कंफ्यूजन्स बन रहे हैं और लगातार हम चैनल के माध्यम से आपके जितने भी कंफ्यूजन्स हो रहे हैं प्रत्येक कंफ्यूजन्स को हम दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं एक निवेदन आप सभी से करना चाहूंगा कि प्लीज अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि आज का यह जो वीडियो आपके बीच में जा रहा है मैं पूरे विथ प्रूफ के साथ उपस्थित हूं कि भैया जितनी चीजें हैं मैं सभी चीज का प्रूफ आज दिखाऊंगा। ठीक है, आज के बाद आप जितनी चीजें मैं आज बता दूंगा मेरे हिसाब से आज के बाद वो सारे क्वेश्चंस आपके समाप्त हो जाएंगे, दोबारा से पूछने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो यहां देख सकते हैं कुछ चीजें थंबनेल पर मैंने लिख रखा है, हर बात का प्रूफ इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। सवाल यहां है कि आप हमसे लगातार पूछ रहे थे कि भैया हमारी रैंक तो 2,40,000 के ऊपर है, हम एडमिशन कैसे लें। अभी तो जो एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है वो 2,40,000 तक ही चल रही है। तो यहां देख सकते हैं अच्छा, एक चीज और आप कह रहे थे कि भैया हम 5,000 का पेमेंट कर रहे हैं, किसी किसी के रैंक 2,40,000 के पहले पड़ रही है, तो वो कह रहे हैं कि हम तो पेमेंट कर रहे हैं बट हमारा पेमेंट का है एक्सेप्ट नहीं हो रहा है ना। यहां देखिएगा दूसरे राज्य वाले जो है 5,000 का पेमेंट कब करें, डायरेक्ट एडमिशन प्रक्रिया और सेकंड फेज काउंसलिंग कब होगी, फॉर्म में गलती को कैसे सुधारें और स्कॉलरशिप पर एडमिशन सही या गलत, और रैंक 1 से मैं बड़ी चीज आपको बताना चाहूंगा, अगर आपकी रैंक मेरे भाई 1 से 1 लाख तक की है तो आज फाइनली चॉइस फिलिंग का अंतिम अवसर आपके बीच में दिया जा रहा है ना। आप चॉइस फिलिंग को कर दीजिएगा भाई अगर इच्छुक है, अगर एडमिशन लेना है। ठीक है, अच्छा यहां देखिएगा एक ऑफर्स मैंने आपके बीच में दे रखा है कि 50,000 में कंप्लीट एडमिशन का। ठीक है, एडमिशन आपका भैया होगा फिरोजाबाद में, आप संपर्क कर सकते हैं 94 52 33 10 53 पर। ठीक है, यह नंबर आपके बीच में दिया जा रहा है, इस नंबर पर आप हमसे कॉल करके बात कर सकते हैं। कुछ कंडीशंस है इस 50,000 में, मैं आपको इस पब्लिक प्लेटफॉर्म पर नहीं बता सकता। ठीक है, क्योंकि कुछ कॉलेज की अपनी प्राइवेसी होती है, अगर आपको जानना है तो बिल्कुल आप मेरे पास कॉल करिए। ठीक है, नहीं कर पा रहे तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपको डिटेल बता दूंगा। चलेगा, देखिएगा प्रूफ मैं आपको दिखाना जरूर चाहूंगा, लेकिन भैया अभी अगर आप दूसरे राज्य के अभ्यर्थी हैं तो भैया आपको पेमेंट नहीं करना। चलेगा, एक एक प्रूफ को आप देख लीजिएगा। यहां पर टोटल बोर्ड आपके बीच में बेहतर तरीके से नजर आ रहा है, थोड़ा सा हम भी देखना चाहेंगे। हाँ चलेगा, बेहतर तरीके से आपके बीच में दिख रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम आपके बीच में बात कर लेते हैं। चलेगा, हम बात करेंगे डायरेक्ट एडमिशन प्रक्रिया पर। ठीक है, क्या वाकई में यार डायरेक्ट एडमिशन की प्रक्रिया हमेशा होती है? बिल्कुल होती है, ऐसा नहीं है, लेकिन अब की बार सेशन हमारा काफी विलंब चल रहा है और सेशन के विलंब होने से ये पॉसिबिलिटी जरूर कम है कि डायरेक्ट एडमिशन नहीं होगा। ठीक है, लेकिन सीटें अगर खाली होती हैं तो भैया 100% ये पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन इस बार मैं 100% का दावा तो नहीं करूंगा, अभी परेशान मत होइए। ठीक है भाई, जब एडमिशन समाप्त हो जाता है तो ये चीजें पता चलती है कि हाँ अब कॉलेजों में कितनी सीटें बची, उसी हिसाब से हम लोग जोर भरते हैं कि नहीं चलिए एक बार डायरेक्ट एडमिशन के लिए संघर्ष किया जाए, क्योंकि उस समय भी तमाम बच्चे जो होते हैं। और बड़ी चीज ये है, आप हमसे पूछते हैं कि क्या डायरेक्ट एडमिशन सभी को का? नहीं, डायरेक्ट एडमिशन सिर्फ उन्हीं का होता है जो लोग आवेदन की प्रक्रिया किए हुए, मीन्स आपने आवेदन का फॉर्म अगर भरा है तो आपका भी एडमिशन हो पाएगा। अगर आपने नहीं भरा भैया तो एडमिशन आपका नहीं होगा। ठीक है, इस चीज को नोट करिएगा। हाँ, मैं अभी आपको कहना चाहूंगा आप डायरेक्ट एडमिशन के चक्कर में मत पड़िएगा। ठीक है, क्योंकि यहां देख सकते हैं जो इनकी नोटिस में लिखी गई है, नोटिस को आप पढ़िएगा। कहा जा रहा है कि डीएलएड प्रशिक्षण सत्र में चयन की काउंसलिंग कार्यवाही 2 चक्रों में, अभी आपका कौन सा फेज चल रहा है? ये मेरे भाई फर्स्ट फेज चल रहा है। 2 चक्रों में संपादित कराए जाने के उपरांत सीटों को रिक्त रहने के 100% प्रवेश के उद्देश्य से तृतीय चक्र में कॉलेज स्तर पर सीधे डायरेक्ट एडमिशन की कार्यवाही अपनाई जाने वाली प्रक्रिया हेतु शासन सम्यक विचारोपरांत पृथक से निर्देशित किए जाएंगे। ठीक है, यानी ये शासन प्रशासन के ऊपर निर्भर करता है कि डायरेक्ट एडमिशन की प्रक्रिया अगर ये चाहेंगे तो होगा, नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा। इसलिए मैं आपको कंफर्म करना चाहूंगा कि आप इस डायरेक्ट एडमिशन के चक्कर में मत रहिएगा, क्योंकि पता नहीं डायरेक्ट एडमिशन हो या ना हो।
ठीक है, इसलिए आप काउंसलिंग जरूर कराइए। अच्छा, एक चीज और कहेंगे, जैसे आपने मुझे पेमेंट कर दिया, भाई मेरे पास 5,000 लोग पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन आप और कॉलेजों में पता करिए, आप एडमिशन लेने जा रहे हैं, आप 20 लोगों से पूछेंगे, ठीक है, आप सभी से पता करिए, कोई इंसान आपसे 5,000 की बात नहीं करता होगा, वो हमेशा कहता है कि नहीं मुझे 20,000 चाहिए, 25,000 चाहिए। लेकिन मैं आपकी मजबूरी को समझता हूं यार, क्योंकि एक दिन हम भी उसी हद से गुजरे हुए हैं, ठीक है, मुझे पता है बेहतर तरीके से आप किसी थर्ड पर्सन, मैं थर्ड पर्सन ही हुआ, ठीक है, किसी थर्ड पर्सन के हाथों में जब आप पेमेंट करते हैं तो अंतरात्मा यार पता नहीं पेमेंट हमारा सफल होगा या नहीं होगा, वैसे चला जाएगा, ठीक है, ये सारी चीजें आती हैं। लेकिन मेरे पास अधिकतर लोग पेमेंट कर दे रहे हैं, आप पेमेंट कर दीजिए, बाकी जिम्मेदारी कॉलेज की हो जाएगी, मेरी हो जाएगी कि आपका एडमिशन मुझे कराना है, ठीक है। आपका सरदर्द तो खत्म, आपने पेमेंट करके छुट्टी पा लिया, लेकिन वहां से सरदर्द हमारा शुरू होता है कि नहीं आपका पेमेंट मुझे प्राप्त हुआ, जितने लोगों ने पेमेंट किया है अब आप बिल्कुल आश्वस्त हो जाइएगा, आपका एडमिशन मैं कराऊंगा, ये मेरा चैलेंज है, ठीक है। अगर आपको करना है मेरे कॉलेज में, ठीक है, इस 50,000 में, तो बिल्कुल आप मुझे पेमेंट करने के लिए बात करिएगा। 9452331053 ये आपके बीच में कॉन्टेक्ट नंबर दिया जा रहा है, चलेगा। अच्छा, आप कहते हैं भैया आपको मैं पेमेंट कर दिया, कहा डायरेक्ट एडमिशन करेंगे? नहीं, डायरेक्ट एडमिशन मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे हाथों में वो पावर अभी नहीं है, ठीक है। आपका एडमिशन होगा काउंसलिंग से, और यहां ध्यान दीजिए अभी तो आपका फर्स्ट फेज चल रहा है, यहां देख सकते हैं जो है डीएलएड प्रशिक्षण 2 चक्रों में, ठीक है, ये आपका प्रथम चक्र चल रहा है, अभी सेकंड बाकी है। अब यहां देखिएगा, कहा सर आरक्षण, ये तो आपको बेहतर तरीके से पता है कि आप अदर स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, तो यहां पर आपको किसी भी आरक्षण का देय नहीं होगा, आप किसी भी आरक्षण के भागीदार नहीं होंगे, ठीक है। इसलिए आरक्षण की चिंताएं भैया आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है। अगर आपके मन में कुछ ऐसा आ रहा होगा कि चलिए हम ऐसी कैटेगरी से हैं, जैसे अगर आप अदर स्टेट से हैं, आप ऐसी कैटेगरी से हैं, तो यहां पर आपको किसी भी प्रकार का लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। आप अपने यहाँ कैटेगरी का लाभ लीजिए, लेकिन मेरे यहाँ आपको लाभ नहीं मिलेगा। अभी हम भी आपके यहाँ आ जाएं, ठीक है, तो मुझे भी आप लाभ नहीं देते हो, तो हम कहें आपको दें, है ना, ये चीजें होती हैं, चलेगा। यहाँ तो इस चीज को आपने देख लिया। देखिएगा, उत्तर प्रदेश अभ्यर्थियों को चयन की तिथि राज्य सरकार विद्यमान आरक्षण नीति के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पिछड़े वर्ग अभ्यर्थियों को आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। अब यहां ध्यान दीजिएगा, भैया ध्यान देने वाली बात इस चीज की है कि जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है, ठीक है, जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट होगा, इस चीज को ध्यान दीजिए। उत्तर प्रदेश के आज विकलांगों स्वतंत्रता संग्राम सेनाएं, अच्छा इसको भी छोड़िएगा, ठीक है। अब यहां कहा जा रहा है डीएलएड वर्गवार श्रेणीवार अनुबंध सीटों को 100% भरे जाने के उद्देश्य से आवेदन करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को प्रवेश के अवसर प्रदान किए जाने के उपरांत आरक्षण आरक्षित श्रेणी पिछड़ी वर्ग अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अनारक्षित, ठीक है, या कोई भी अभ्यर्थी हो उपलब्ध न होने पर उक्त आरक्षित सीटों को रिक्त सीटों में अनारक्षित। अच्छा ध्यान दीजिएगा, ये बड़ी चीज है, ठीक है, मुझे बहुत अच्छी चीज मिली। यहां एक चीज आपको पता होगा, लोग काउंसलिंग कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा कि भैया आपके यहां जो डाइट की सीटें तो तमाम खाली हैं, लेकिन डाइट का ऑप्शन नहीं आ रहा, मैं कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां चीजें वही कही जा रही हैं, डीएलएड प्रशिक्षण के अंतर्गत वर्गवार श्रेणीवार अनुबंध सीटों को 100% भरे जाने के उद्देश्य से आवेदन करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को प्रवेश का अवसर प्रदान किए जाने के उपरांत आरक्षित श्रेणी पिछड़ी जाति अनुसूचित जाति जनजाति विशेष आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को उपलब्ध न होने पर उक्त आरक्षित श्रेणी के सीटों को अनारक्षित सामान्य वर्ग में सीटों को परिवर्तित करते हुए प्रवेश की कार्यवाही संपादित कराई जाएगी। मींस अभी जो आपको सीटें नहीं मिल रही हैं वो सीटें किसी विशेष वर्ग की हैं, ठीक है, यानी आपका पीएच कोटा हो गया, पीडब्ल्यूडी हो गया, ये सारी तरह के कोटे होते हैं। अभी आपको वही कोटे के अभ्यर्थी खोजे जाएंगे, लेकिन जब आपका सेकेंड फेज शुरू होगा, देखिएगा, हाँ अनारक्षित श्रेणी मान्य हो गया, ऐसे अभ्यर्थी किसी तरह का, अच्छा ये छोड़िएगा, ठीक है। मैं कह रहा हूं अभी आपका फर्स्ट फेज में जैसे सीटें उसी तरह से एडमिशन हो, लेकिन जैसे ही सेकंड फेज शुरू होता है ये सारे जो अवसर हैं ये खत्म हो जाएंगे। यानी आपको अगर आप कैटेगरी का लाभ, अगर आपकी एडमिशन रैंक अच्छी है तो आपका एडमिशन 100% डायरेक्ट में हो जाएगा। अभी आप मत करिएगा, ठीक, ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में अरे यार हमको कॉलेज नहीं मिल रहा, हम चलिए हम किसी कॉलेज को लॉक कर देते हैं। अगर आपकी रैंक अच्छी है भैया मत करिएगा, ठीक है। आप सेकंड फेज का इंतजार कर, आपका पैसा 5,000 नाजायज नहीं जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो चीजें आपका सुरक्षित है, ठीक है। पेमेंट आप दोबारा से करने की जरूरत नहीं होगी। अगर आपको डाइट की दरकरार है तो ये सारी सीटें आगे चलकर जनरल में कन्वर्ट हो जाएंगी, ठीक है। जब जनरल में कन्वर्ट हो जाएंगे तब आपका जो रैंक है
वो रैंक उस पर काम करना शुरू कर देगा। जो आज डायट आपके बीच में नजर नहीं आ रहा है वो डायट आपको दिखने लगेंगे। ठीक है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अब यहां ध्यान दीजिएगा भैया, कहा जा रहा है कि अब जो लोग कह रहे थे कि भैया कितने फेज में काउंसलिंग होगी, हमको लाभ कब मिलेगा, कैसे क्या होगा, ये चीज आप देखिएगा। ठीक है, यहां पर मुझे बताइएगा, मैं सारी चीजें आपके बीच से बेहतर तरीके से बता रहा हूं। डायरेक्ट एडमिशन हो गया, सेकंड फेज काउंसलिंग हो गई, अभी और देखिएगा कहा जा रहा है जो है अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन हाई स्कूल, इसको छोड़िएगा। ठीक है, सहयोग तैयार की जाएंगे, ये तो आपका जाहिर सी बात है। कहा जा रहा है मेरिट लिस्ट में स्थान पाने वाली स्टेट रैंक निर्धारित की जाएगी, अभ्यर्थियों को स्टेट रैंक निर्दिष्ट वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी, अभ्यर्थी स्टेट रैंक चयन का आधार होगा। ये चीजें छोड़िए। ठीक है, अब यहां कहा जा रहा है प्रशिक्षण संस्थानों में 100% सीटों को चयन है तो अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प लेने एवं आवंटित संस्थान में लेके जांच एवं प्रवेश की कार्यवाही 2 चक्रों में संपादित कराई जाएगी। भैया 2 फेज हो गया यार, मैं हर रोज आपको बता रहा हूं कि अभी फर्स्ट फेज चल रहा है, अभी सेकंड फेज आपका बाकी है। सेकंड फेज कब होगा? सेकंड फेज आपका 22 तारीख के बाद हो, क्योंकि फर्स्ट फेज हमारा 22 तारीख तक चलेगा। ठीक है, चलेगा 22 तारीख के बाद 23 तारीख से शुरू होता है, 24 से शुरू होता है, इसका नॉलेज अभी किसी को नहीं है। एक अंदाजा आपको बताया जा रहा है कि 22 के बाद कभी भी शुरू हो सकता है, 23 को शुरू होगा, लेकिन होगा जरूर। ठीक है, स्टेट रैंक के आधार पर किया जाएगा। अब यहां ध्यान दीजिएगा, बड़ी चीज यहां यह है भैया, आयु के बारे में आप पढ़ लीजिए, आयु के बारे में हम गणना नहीं करेंगे क्योंकि 35 वर्ष आपका अधिकतम एज इसमें चाहिएगा, कम से कम 18 साल और अधिकतम 35 साल, बाकी कैटेगरी वाइज आपको छूट मिल रही है। ठीक है, अब यहां ध्यान दीजिएगा, कहा जाए उत्तर प्रदेश में अस्थायी निवासी अभ्यर्थियों को डीएलएड प्रवेश में प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। ठीक है, प्रवेश के समय होने वाले अभिलेखीय जांच में अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश में अपने गृह जनपद के सक्षम अधिकारी द्वारा प्रवेश की तिथि तक जो है जारी किया गया निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थी का आवेदन पत्र जो है वो निरस्त कर दिया जाएगा। मैंने आपसे कहा था जब ये नोटिफिकेशन आया था तो उस समय मैंने कहा था कि भैया आप अपना जाति प्रमाण पत्र निवास प्रमाण पत्र बनवा लीजिए, नहीं बनवाए होंगे तो उसकी भागीदारी आप खुद होगी। ठीक है, मेरा काम था अपडेट देना, मेरा काम था सच्चाई से आपको रूबरू कराना, लेकिन करना आपको था। अब आपने किया या नहीं किया वो आप जाने। ठीक है, कहा जा रहा डीएलएड प्रवेश के अंतर्गत जांच प्रक्रिया के प्रथम चरण के उपरांत, ठीक है, अभी ये फर्स्ट फेज चल रहा है, प्रथम चरण के उपरांत यदि सीटें रिक्त रह जाती है तो अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को द्वितीय चरण में रिक्त सीटों के प्रति प्रवेश हेतु संस्था का विकल्प भरे जाने का अवसर प्रदान किया जाएगा। अब मुझे बताइएगा, मैं लगातार आपको बता रहा हूं भैया, आप जो है दूसरे राज्य के अभ्यर्थी पेमेंट कब करना है, मैं हर बार आपको कह रहा हूं यार सेकेंड फेज में करना, लेकिन तब आप उस पर क्लिक कर ही देते हैं, पेमेंट नहीं होगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, अब मेरे हिसाब से चीजें आप समझ गए होंगे। ठीक है, ये वीडियो बनाने के पीछे बहुत बड़ा रीजन था यार, लोग लगातार डाउटफुल बना हुआ था। ठीक है, अब यहां देखिएगा, अभ्यर्थियों को प्रवेश की तिथि तक राज्य सरकार द्वारा जो है अधिकृत अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर निर्गत निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत कराना अनिवार्य होगा। भैया आप भी अपना निवास प्रमाण पत्र बनवा लीजिएगा, आप अदर स्टेट से हैं तो आपका भी निवास प्रमाण पत्र लगेगा। बाकी अगर यूपी के हैं तो जाहिर सी बात है यूपी वाला तो लगना ही लगना है। ठीक है, बाकी यहां ध्यान दीजिएगा। अब हम बात करते हैं, अच्छा इतनी चीजें तो आपको समझ में आ गए, फॉर्म में गलती हो गई है तो संशोधन आपका नहीं होगा। बाकी भैया स्कॉलरशिप पर एडमिशन का जहां तक सवाल है, 15 जनवरी लास्ट डेट है। अब स्कॉलरशिप पर एडमिशन लेना मेरे हिसाब से आपका गलत होगा, बाकी आपकी मर्जी, आप जैसा उचित समझिएगा। ठीक है, और हाँ एससी और एसटी के लिए पूरा मार्चवा तक आवेदन होगा। ठीक है, आप ले सकते हो, लेकिन जनरल और ओबीसी के छात्र अगर हैं, भाई ओबीसी पर थोड़ा सा हमें डाउट है। ठीक है, अगर आप जनरल के छात्र हैं, अगर स्कॉलरशिप पर एडमिशन लेने जा रहे हैं तो मत लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आवेदन की जो स्कॉलरशिप की लास्ट डेट है वो नहीं है। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी, आप जैसा उचित समझे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।